जहाँ सब शहर नहीं होता से शुरू करके ये वाया नई सदी तक जब हम आते हैं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री प्रकाश शुक्ल जो है शास्त्र या हम कह सकते हैं कि जो बनारस की शास्त्रीय और सनातन जीवन दृष्टि है उसको लगातार अपनी लोक की धाती से बेधते रहते हैं। उनकी पूरी रचना प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो शास्त्र की एक लोकमूलक आलोचना आपको देखने को मिलेगी और यही कारण है कि श्री प्रकाश शुक्ल के यहाँ हिंदू तीज त्योहारों पर्व या रीति रिवाजों पर प्रभात भैया भी मुझे अभी दिखे, मैं उनका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ, क्षमा के लिए माफी चाहूँगा, गलती होगा। साथियों, वो जैसे देव दीपावली या तीज पर कविता है या शिवरात्रि पर सावन में शिव, नाग नथैया, इस तरह की तमाम आप कविताएं पाएंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि इन कविताओं का क्या महत्व है, जो कई बार हमारी परंपराओं की रूढ़ और जड़ चीज़ें होती जा रही हैं। तो ये सवाल जब श्री प्रकाश शुक्ल की कविताएं हम पढ़ते हैं तो उठते हैं एक साधारण माने रीडिंग में। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये असल में इसीलिए हैं क्योंकि जो हमारी माने शास्त्रीय और सनातन जीवन दृष्टि है और वो जो परंपरा है उसको श्री प्रकाश शुक्ल ज्यों कहते हो नहीं कविता में रचते, उसको लोक और नवता की पुनर्दृष्टि से पुनर्सृजित करते चलते हैं। और वो ये इसलिए भी करते हैं, मैं यह विशेष तौर पर रेखांकित करना चाहूँगा कि यहाँ पर बनारस के दो बड़े महत्वपूर्ण माने बनारस की संस्कृति और भूगोल को अपनी कविता का जीवद्रव्य मानने वाले दो महत्वपूर्ण रचनाकार मौजूद हैं हिंदी कविता के, ज्ञानेंद्र पति जी और श्री प्रकाश शुक्ल जी। तो ये दोनों रचनाकारों ने अपने अपने ढंग से बनारस के लोक और उसकी जो शास्त्रीय और सनातन जीवन दृष्टि है उसकी टक्कर को अपनी कविता में आवाज़ दी है। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है या एक महत्वपूर्ण बात है कि जब जब बनारस का इतिहास कविता हिंदी कविता की तय जानने की कोशिश की जाएगी या हिंदी कविता की गवाही मांगी जाएगी तो यही कवि हमारी नज़रों में उभर करके आएंगे और बहुत ही माने मजबूत हिंदी कविता की गवाही वो पेश कर सकेंगे। जैसे श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं में रेत और नदी का बड़ा जो है व्यापक जो है बिंब रहा है, वो एक दार्शनिक स्तर प्राप्त कर लेता है। उनका तो एक कविता संकलन ही है, रेत में आकृतियाँ, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ है। अब इसमें जो रेत है वह श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं में केवल इसी संग्रह में नहीं, जहाँ जहाँ रेत आता है, इस वाया नई सदी में भी इस पीठ पर एक कविता छपी है जिसको मैं पढ़ूंगा, रेत में धसा पुल, वो रेत और नदी आती है। श्री प्रकाश शुक्ल के यहाँ दोस्तों जो रेत है वह उसी सनातन और यहाँ की जो शास्त्रीय जीवन दृष्टि है जो ठहरी हुई है। इस ठहराव का अंकन जो है बनारस कविता में केदार जी ने भी किया है। जब घाट के पत्थर कुछ मुलायम होने लगते हैं, कुछ मुलायम हो, पत्थर हैं पर मुलायम हो रहे हैं, वो थोड़ी जकड़बंदी टूटती है। तो दोस्तों ये जो गंगा नदी, खासतौर पर नदी आती है या गंगा नदी आती है श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं में, वैसे तो मिथकों में नदी भी शास्त्रीयता का ही प्रतीक हो सकती है या प्रतिनिधि हो सकती है, लेकिन यहीं पर कवि देखिए कैसे उसका पुनर्रचाव करता है। श्री प्रकाश शुक्ल के यहाँ गंगा नदी या नदी माने लोक की गति का प्रतीक है, उसका प्रतिनिधि है। और वो बालू है या जो रेत है, वो रेत जिस रेत की जो जकड़बंदी है, रेत का जो ठहराव है, जो स्थिरता है, जो जड़ता है, जो सनातन और परंपरागत जीवन दृष्टि का प्रतिनिधि है, उसको धक्का मारती है। और यही कारण है कि उस धक्के से तमाम तरह की आकृतियां बनती हैं। यानी कि बनारस की संस्कृति को समझने के या बनारस को समझने के, बनारस के तांत को समझने के लिए आपको इस टक्कर को, इस बुनावट को समझना बहुत जरूरी है। और लोक और शास्त्र या सनातन जीवन दृष्टि और यहाँ के जो अक्खड़पन और जो यहाँ का ठेठपन था, उस ठेठपन की संस्कृति की परस्पर टक्कर आवाजाही बराबर बनी रहती। दोनों ने दोनों से लिया, माने शास्त्र भी निर्मित होता चलता है लोक की उस टक्कर से,
और लोग भी कैसे अपने को संभालता है शास्त्र के सहारे से। ये जो लेन देन है, इसी लेन देन पर, इसी आवाजाही पर मैं कहता हूँ कि हमारे बीच माने उस शास्त्रीयता और ठहराव, उस लोक और ठेठ और गवई के बीच का जो आदान प्रदान है, इसके बीच का जो पुल है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कला और कविता, यही वो पुल का काम करती है। यह यूं ही नहीं है कि शिवप्रकाश शुक्ल की कविता का शीर्षक ही है रेत में धंसा पुल। ये कविता कुछ यूं है कि पुल से दिख रही थी रेत। ये देखिए 12वीं सदी की कविता में पढ़ रहा, और पूरा संकलन रेत में आकृतियां नाम से उनका, इसके बाद उन्होंने कविताएं भी आ चुका है, क्षीर सागर में नींद भी। तो ये 2007 के आसपास का संकलन है। साथियों, ये कविता कुछ यूं है कि रेत में दिख रही, पुल से दिख रही थी रेत, रेत में धंसा पुल पानी को तरस रहा था। महीना तो माघ का था, सब और फैली थी रेत। ऊपर पूर्णिमा का चाँद था, नीचे नगवा का नाला दहाड़ रहा था। गंगा उदास थी, शहर बह रहा था उसके भीतर। बहता हुआ शहर लटक रहा था पुल से, जहाँ एक पुरानी नदी अपने किनारों में कराह रही थी। पुरानी नदी, अब आप देखेंगे तो ये शास्त्र का नहीं, लोक ज़्यादा पुराना है शास्त्र से, ये ध्यान देने की बात है। पुरानी नदी जो कराह रही थी वह असल में बनारस की वही परंपरा है जो टक्कर मारती है सनातन और शास्त्र और वो जकड़ी हुई व्यवस्था या यथास्थितवादी पूरी समझ और पूरी परंपरा को। तो अब यहाँ पुल जो है, असल में वो कला और संस्कृति कर्मी है, वो कवि है, वो ये कला और कविता ही है जो उन दोनों के बीच पुल का निर्माण कर सकती है, या पुल बना सकती है, बन या वो सुराख बन सकती है, जहाँ से दोनों के बीच वो संवाद और वो आवाजाही पैदा हो सके, जिससे कि लोक और शास्त्र जो है दोनों एक दूसरे से वो जरूरी संवाद कर सके, जिसके बिना निश्चित रूप से संस्कृत में गति संभव नहीं है। और जो रेत है जिसमें पुल धंसा जा रहा है, रेत वही है। ये जो अब ये कविता देखिए तो माने 2022 की कविता है, कैसे लगातार यथास्थितवादी ताकतें हावी होती गई हैं और कैसे वो सनातन और शास्त्रीय जीवन मूल्य या जीवन पद्धतियों का दबाव बढ़ता गया है। ये रेत में पुल के धंसने का यही कारण है। पुल इसीलिए रेत में धंस रहा, माने जो संस्कृत कर्मी है, कला कर्मी है, या जो इस तरह का संवाद स्थापित करने वाली हमारी सांस्कृतिक ताकतें हैं, वो कैसे उस रेत में अपने को धंसता हुआ पा रही हैं, उससे उबरना है। कविता संघर्ष करती है उससे उबारने की कोशिश में। और जो बहता हुआ पानी है, असल में वही वो लोग है, वो ठेठपन है, जहाँ से फिर से जो है चीज़ें संतुलित हो पाएंगी। गौर करिए कि बहता हुआ शहर लटक रहा है पुल से। बहता हुआ शहर में जहाँ थोड़ी जीवंतता बची है, वह किसके सहारे लटक रहा है? उसी कला और कविता और वो पुल जो है, यानी कि जो जिम्मेदारी वास्तव में इस स्थिति से निकालने की है, तो वह कविता और कला की ही जिम्मेदारी है। उसी के सहारे वो लटक रहा है। लटकने का मतलब उसी का सहारा वो खोज रहा है। तभी यानी कविता और संस्कृति कर्मियों का जो काम है, वो कैसी इस कविता में बड़ी खूबसूरती से उस जिम्मेदारी को रेखांकित किया गया है और उन सारी यथास्थितवादी ताकतों को पुनः जो है सृजनात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश जो है कविता ये संग्रह करता है और अपने पूरे रचनाक्रम में शिवप्रकाश शुक्ल करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बनारस की जितनी माने लोक और शास्त्र की संस्कृति का जो तमाम भूख है, जो तमाम अंबार है, उसमें खुद को खोजने की बड़ी बेचैन कोशिश शिवप्रकाश शुक्ल करते हैं। और उनकी कविताएं आप शुरू से लेकर अब तक की पढ़ेंगे तो आपको लगातार लगेगा कि वो जैसे इस पूरी सांस्कृतिक परंपरा में खुद की और अपनी रचनात्मकता की जो भूमिका है उसको लोकेट करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वो कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब मैं खुद कह रहा हूँ एक कवि के लिए, तो उसके खुद में केवल वो अकेला शामिल नहीं होता, वह उसका परिवेश और उसका समाज और उसका पूरा लोक शामिल होता है। उसके साथ वो अपनी भूमिका को खोज रहा है। जैसे ये वैसे ही है जैसे मुक्तिबोध के ब्रह्म राक्षस का वो है ना कि ब्रह्म राक्षस देह छाती मुंह छपाछप करता साफ फिर भी मैल। तो मानो कवि जो है शिवप्रकाश शुक्ल वो मैल साफ कर रहा है। यहाँ मैल कोई गंदगी नहीं है, बल्कि वो खुद से या अपने परिवेश से खुद की ही लड़ाई है। खुद से लड़ाई, जो हमारे भीतर जो चीज़ें जबदी हुई हैं उससे लड़ाई है। ये रेत में आकृतियाँ संकलन में शिवप्रकाश शुक्ल की कविता है किस्सा।
जिसमें वो कहते हैं कि सुना है मैंने कि अगस्त ने समुद्र को सोख लिया था, पर कवि कहता है पर ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि अगस्त ने अपने भीतर की रेत को उड़ेल दिया था। और फिर कहते हैं कि मैंने सुना है कि हनुमान ने समुद्र लांघ लिया था, पर ये ऐसा नहीं है, असल में हनुमान ने अपने भीतर की रेत को उछाल दिया। तो ये जो भीतर की रेत को उछाल देना और उड़ेल देने की प्रक्रिया है, यह खुद के संस्कारों से जन पक्षधरता के लिए खुद की लड़ाई ही तो है। हम सभी अपने अपने वर्गबोध और सामाजिक चीज़ों से जकड़े हुए हैं, उससे खुद की लड़ाई बड़ी कठिन लड़ाई होती है। और श्री प्रकाश शुक्ल अपने पूरे रचना कर्म में वो लड़ाई और जद्दोजहद करते हुए उपस्थित होते हैं। हमारे बीच भूगोल विभाग से सर आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। सर फराज सर, और जो है इस पूरे कविता संकलन पर बातचीत बहुत विशद और व्यवस्थित ढंग से होनी है। हमारे बीच महत्वपूर्ण आलोचक